बच्चों आप सभी लोगों का ग्लोबल ITI यूट्यूब चैनल में स्वागत है। ठीक है, आज हम लोग इलेक्ट्रीशियन ट्रेड 3 का 500 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज का भाग तीसरा हल करेंगे, जो कि ITI द्वितीय वर्ष के छात्रों के लिए है। बच्चों अगर आप PDF के रूप में इसे डाउनलोड करना चाहेंगे तो हमारा वेबसाइट है www.globaliti.org पे जाके विजिट करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, हम क्वेश्चन देखेंगे बच्चों क्वेश्चन दिया है ना, सिंप्लेक्स वेब वाउंड आर्मेचर के साथ एक चार पोल DC जनरेटर में 1020 कंडक्टर हैं ना, 1500 RPM की गति से संचालित है, फ्लक्स प्रति पोल 0.007 वेबर है, तो उत्पादित EMF की गणना करें। बच्चों DC जनरेटर में बोल रहा है सिंप्लेक्स वेब वाउंड आर्मेचर के साथ ना, तो बच्चों समझेंगे यहाँ पे दिया क्या क्या चीज है। दिया है पोल की संख्या P बराबर क्या दिया है बच्चों, 4 दिया है ना, और कंडक्टर की संख्या दिया है, टोटल कंडक्टर 1020 हैं, मतलब कि Z बराबर क्या होगा 1020 होगा। और RPM दिया है बच्चों, N का मान दिया है कितना 1500 ना, फ्लक्स दिया है बच्चों 0.007 दिया है। जनरेटर में उत्पन्न EMF का सूत्र होता है E बराबर P फाई ZN अपान 60A। P का मान दिया है 4, फाई का मान दिया है 0.007 और Z का मान दिया है 1020 और N दिया है 1500 RPM। बच्चों अभी A इसमें पता नहीं है ना। अब देखेंगे सिंप्लेक्स वेब बाउंड आर्मेचर में ना, सिंप्लेक्स के लिए होता क्या है, लैब के लिए होता है A बराबर क्या होता है P होता है। सिंप्लेक्स वेब बाउंड की बात कर रहा है, ये लैब के लिए है ना, वेब के लिए होता है A बराबर क्या होता है 2 ना। वेब के लिए क्या होता है, वेब वाउंड के लिए क्या होगा A बराबर 2, तो यहाँ पे A बराबर क्या होगा 2 हो जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू सब उठा के लिख दे। जनरेटर द्वारा उत्पन्न EMF E बराबर वैल्यू पुट कर दे ना, P बराबर 4 दिया है, फाई बराबर 0.007 है ना, और Z बराबर 1020 ना इंटू N 1500 अपान 60 इंटू 2। एक मान क्या है 2 है, वेब के लिए है ना, A बराबर 2। अगर इसको हल करेंगे बच्चों, आप हल करिएगा। ठीक है, हल करने के बाद जो आएगा टोटल आएगा 357 वोल्ट। ठीक है, E बराबर कितना आ रहा है 357 वोल्ट आएगा। ठीक है, आप हल कर लीजिएगा। ठीक ना, तो यहाँ पे ऑप्शन देख रहे हैं 178 वोल्ट दिया है, 243 वोल्ट दिया है, C दिया है 357 वोल्ट और D दिया है क्या 428 वोल्ट। यहाँ पे आ गया कितना 357 वोल्ट, तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा दिख रहा है हमें, ऑप्शन नंबर C दिख रहा है बच्चों। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा C हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन दिया है बड़े DC जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया के प्रभाव को कैसे बेअसर किया जा सकता है ना। कह रहा है कि हमारा कोई अगर बड़ा DC जनरेटर है तो उसमें आर्मेचर जो रिएक्शन होता है ना, आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट को कैसे बेअसर या कम किया जा सकता है। ऑप्शन दिया है बच्चों, कंपनसेटिंग बाइंडिंग का उपयोग करना, अतिरिक्त इंटरपोल प्रदान करना,
ब्रश संपर्क प्रतिरोध बढ़ाना, और डी दिया है बच्चों बाइंडिंग के साथ प्रतिरोध तारों को जोड़ना। तो हम जानते हैं बच्चों कि आर्मेचर रिएक्शन को कम करने के लिए कंपनसेटिंग बाइंडिंग की जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर हमारा ए सही होगा। हम किसी भी डीसी जनरेटर में कंपनसेटिंग बाइंडिंग प्रयोग करके आर्मेचर रिएक्शन के इफेक्ट को क्या कर सकते हैं बच्चों? कम कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। डीसी जनरेटर में क्या प्रभाव होता है अगर इसे लंबे समय तक बंद रखा जाए? अगर कोई डीसी जनरेटर है, अगर उसे हम लंबे समय तक बंद करेंगे तो क्या उस पर प्रभाव पड़ेगा ना? पहला दिया है फील्ड कॉइल प्रतिरोध बढ़ जाता है, बी दिया है आर्मेचर प्रतिरोध बढ़ता है, सी दिया है आर्मेचर रिएक्शन बढ़ता है या आर्मेचर प्रतिक्रिया बढ़ना, और डी दिया है अपने अवशिष्ट चुंबकत्व को खो देता है। बच्चों हम जानते भी हैं कि अगर किसी जनरेटर को जिसके फील्ड कॉइल में अवशिष्ट चुंबकत्व होता है, अगर उसे हम लंबे समय तक बंद रखें तो उसका क्या होता है? अवशिष्ट चुंबकत्व धीरे धीरे क्या हो जाता है बच्चों? समाप्त हो जाता है। तो अगर हम डीसी जनरेटर को लंबे समय तक बंद कर देंगे तो उसका अवशिष्ट चुंबकत्व क्या होगा? समाप्त होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? डी सही होगा ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 4 पोल डायनेमो के प्रेरित ईएमएफ की गणना करें। 1000 आरपीएम लैप बाउंड और कंडक्टरों की कुल संख्या 600 है। फ्लक्स प्रति पोल 0.064 वेबर है ना। कह रहा है बस वहां पे क्या दिया था? सिंप्लेक्स वेब बाउंड दिया था। यहाँ पे क्या दिया है? लैप बाउंड दिया है बच्चों। लैप के लिए मैंने बताया था, लैप के लिए होता है ए बराबर क्या होता है बच्चों? पी होता है। यहाँ पे पी दिया है, पी बराबर 4 दिया है, और आरपीएम क्या दिया है ना, मतलब स्पीड क्या है? एन बराबर 1000 दिया है, और कंडक्टरों की संख्या जेड बराबर दिया बच्चों क्या? 600, और फ्लक्स दिया है 0.064 वेबर। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे कह रहा है कि उत्पन्न ईएमएफ की क्या करना है? प्रेरित ईएमएफ की गणना करना है। तो जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ बराबर होता है, जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ ई बराबर होता है P∅ZN/60A। वैल्यू पुट कर देंगे सब उठा के ना। तब यहाँ पे ए का मान क्या हो जाएगा? P बराबर 4 दिया है तो ए बराबर भी क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। उठा के वैल्यू रख देंगे इसमें। तो 4 × 0.64 × जेड का मान 600 × 1000, यानी क्या है? 1000 है, अपान क्या होगा? 60 × 4। हल करेंगे बच्चों। टोटल हल करने के बाद हमारा आएगा 640 वोल्ट। तो यहाँ पे ऑप्शन देख रहे हैं, ए बराबर 160 वोल्ट दिया है, बी बराबर 340 वोल्ट दिया है, सी बराबर 480 वोल्ट दिया है, और डी बराबर 640 दिया है। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा? डी सही होगा, ई बराबर 640 वोल्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। कह रहा है कि यदि मुख्य क्षेत्र का प्रवाह डीसी जनरेटर में विकृत हो जाए तो प्रेरित ईएमएफ पर क्या प्रभाव पड़ता है? यदि मुख्य क्षेत्र का प्रवाह डीसी जनरेटर में विकृत हो जाए तो प्रेरित ईएमएफ पर क्या प्रभाव पड़ता है? बात समझेंगे ना। मान लीजिए हमारा क्या है? मेन पोल है, यही मेन फ्लक्स है ना। ये हमारा रोटर है ना। मेन फ्लक्स यही निकलते हैं ना, नॉर्थ से साउथ की तरफ। बात समझिए। अगर ये प्रवाह क्या हो जाए? विकृत हो जाए तो प्रेरित ईएमएफ पर क्या इफेक्ट पड़ता है? ऑप्शन दिया है बच्चों, प्रेरित ईएमएफ बढ़ता है, प्रेरित ईएमएफ घटता है,
प्रेरित ईएमएफ में कोई बदलाव नहीं होता है। डी दिया है क्या, प्रेरित ईएमएफ शून्य हो जाता है। अगर मुख्य क्षेत्र में विकृति होगी, मुख्य क्षेत्र के प्रवाह में अगर विकृति होगी, फ्लक्स मतलब थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाएंगे ना, अपनी जगह से क्या होंगे, थोड़ा बहुत इधर उधर होंगे, तो उससे क्या होगा, जो ईएमएफ उत्पन्न होगा, जो उत्पन्न होना चाहिए था उससे कुछ कम होगा ना। तो यहाँ पे ऑप्शन देख रहे हैं, प्रेरित ईएमएफ क्या होगा, घटता है। जब कम होगा तो सिंपल सी बात है घटेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, हमारा बी सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। डीसी जनरेटर के ब्रश में भारी स्पार्किंग का कारण है। आप लोग सुने होंगे ANA एक्सिस और GNA एक्सिस ना, डीसी आप लोग सुने होंगे ANA एक्सिस और GNA एक्सिस। डीसी जनरेटर के ब्रश में भारी स्पार्किंग का कारण क्या है? ऑप्शन दिया है फील्ड वाइंडिंग में शॉर्ट सर्किट, आर्मेचर वाइंडिंग में शॉर्ट सर्किट, EMF और ANA और GNA स्थिति बदल गई है। डी दिया है ब्रश के रूप में बहुत अधिक स्प्रिंग तनाव ना, ब्रश के रूप में बहुत अधिक स्प्रिंग तनाव। जब बच्चों ANA एक्सिस और GNA एक्सिस की जो स्थिति होती है जब बदल जाती है तो हमारे ब्रश पर क्या होती है, स्पार्किंग होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन होगा, ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, सी होगा। ठीक है, सी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि आर्मेचर बाइंडिंग प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है बच्चों? आर्मेचर बाइंडिंग प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? पहला दिया है मेगर, बी दिया है मल्टीमीटर और सी दिया है श्रेणी प्रकार ओम मीटर और डी दिया है बच्चों केल्विन ब्रिज। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, डी सही होगा, केल्विन ब्रिज। केल्विन ब्रिज के द्वारा आर्मेचर बाइंडिंग प्रतिरोध को मापा जाता है। अगला देखेंगे क्वेश्चन। शॉर्ट और ओपन सर्किट के लिए बाइंडिंग, आर्मेचर बाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए उपकरण का उपयोग किया जाता है ना। आर्मेचर बाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए शॉर्ट और ओपन सर्किट की कंडीशन में ना किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? पहला दिया है टांग परीक्षण ना, टोंग टेस्टर ना, ये इंटरनल ग्राउलर दिया है, आंतरिक ग्राउलर, और सी दिया है बाहरी ग्राउलर, एक्सटर्नल ग्राउलर, और डी दिया है डिजिटल मल्टीमीटर। तो ओपन और शॉर्ट सर्किट के लिए आर्मेचर बाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है वो होता है हमारा क्या, एक्सटर्नल ग्राउलर। एक्सटर्नल ग्राउलर यूज किया जाता है बच्चों। ठीक है, अगला देखेंगे। डीसी मोटर की ना, डीसी मोटर की गति नियंत्रण विधि का क्या नाम है ना? पहला दिया है, ये जो विधि दी गई है गति नियंत्रण की, ये कौन सी विधि है? पहला दिया है फील्ड डाइवर्टर विधि, फील्ड टेपिंग विधि, वोल्टेज नियंत्रण विधि, और डी दिया है आर्मेचर डाइवर्टर विधि। तो ये जो विधि है वो है आर्मेचर डाइवर्टर विधि है। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। डीसी फील्ड कॉइल के लिए किस बाइंडिंग तार का उपयोग किया जाता है? मतलब कि फील्ड बाइंडिंग करने के लिए कौन सा वायर हम यूज करेंगे? पहला दिया है सुपर एनेमल्ड तांबे के तार, बी दिया है सिंगल सिल्क कवर्ड कॉपर वायर, और सी दिया है डबल सिल्क कवर्ड कॉपर वायर, और डी दिया है PVC कवर्ड कॉपर बाइंडिंग वायर। आप देखे होंगे सुपर एनेमल्ड वायर हम क्या करते हैं, किसी भी मोटर की फील्ड बाइंडिंग को
मतलब बनाने में करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा दिख रहा है हमें? ऑप्शन नंबर हमारा क्या है? ए सही है। सुपर इनेमल्ड तांबे का तार हम क्या करते हैं? मोटर की फील्ड वाइंडिंग को बनाने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। डीसी मोटर की गति की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है ना? कह रहा है कि डीसी मोटर की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। ए दिया है N बराबर EB अपन फाई, बी दिया है N बराबर फाई अपान EB, और सी दिया है N बराबर EB इंटू फाई अपान 120 है ना, और डी दिया है EB इंटू फाई अपान 60 है ना। तो देखेंगे बच्चों, सप्लाई वोल्टेज V और बैक EMF में एक संबंध होता है, EB बराबर क्या होता है? V माइनस IA इंटू RA होता है। इतना होता है बच्चों ना। अब देखेंगे EB का मान होता है क्या? EB बराबर होता है P फाई ZN अपान 60A। ये वैल्यू यहीं पे रख दें, P फाई ZN अपान 60A V माइनस IA RA होगा। ये इधर जाएगा, N बराबर क्या होगा? स्पीड के लिए कह रहा है ना, तो N बराबर हो जाएगा क्या? V माइनस IA RA ना इंटू 60A अपान P फाई Z। ये क्या है? फाई को छोड़ के, सॉरी, ये और ये क्या है? कांस्टेंट है ना। ये 60 भी है, बदलेगा नहीं। पैरेलल पथों की संख्या भी नहीं बदलेगी, पोल भी नहीं बदलेगा, और कुल चालकों की संख्या भी नहीं बदलेगी ना। फ्लक्स बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। ये चीजें क्या है? तो यहाँ पे लिख देंगे 60A P और Z क्या है? कांस्टेंट है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? N बराबर, अब ये क्या वैल्यू है? EB बराबर V माइनस RA, V माइनस IRA है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? EB हो जाएगा अपान फाई हो जाएगा इंटू K हो जाएगा ना। तो ये ऑप्शन कौन सा दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है ना। EB अपान क्या है? N बराबर EB अपान फाई भी है कि नहीं? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ से देख सकते हैं N प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? EB अपान फाई होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन दिख रहा है? ए दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा? ए बराबर ए ऑप्शन होगा N बराबर EB अपान फाई होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। बच्चों दिया है 4 पोल डीसी मोटर के आर्मेचर में डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग में कितने समांतर रास्ते हैं ना। लैप वाइंडिंग की कंडीशन में A बराबर होता है क्या? P होता है। यहाँ पोल की संख्या दिया है, A बराबर होता है P, पोल की संख्या दिया है 4। अब लेकिन कह रहा है डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग में ना। डुप्लेक्स की बात कर रहा है, सिंप्लेक्स नहीं है, डुप्लेक्स है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो यहाँ A बराबर 4 था, तो डुप्लेक्स की कंडीशन में A बराबर क्या होगा? 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सही है बच्चों? ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे दिया है A बराबर 2, A दिया है 2, B दिया है 4 और C दिया है क्या? 6, D दिया है 8। तो ऑप्शन नंबर कौन होगा? ऑप्शन नंबर हमारा D सही होगा, 8। ठीक है, सिंप्लेक्स रहता तो 4 होता ना, लेकिन डुप्लेक्स की बात किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है बच्चों कि आर्मेचर के घूमने की दिशा कौन सा नियम निर्धारित करता है ना। डीसी मोटर में, आर्मेचर के डीसी मोटर में आर्मेचर के घूमने की दिशा कौन सा नियम निर्धारित करता है? ऑप्शन दिया है ए दाहिना हाथ पकड़ नियम, बी दिया है दाहिने हाथ की हथेली का नियम,
सी दिया है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम और डी दिया है फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम, है ना। तो देखिए जो मोटर के केस में होता है घूमने की दिशा हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम द्वारा निर्धारित करते हैं, जिसमें अंगूठा हमारा होता है जो वो चालक की गति की दिशा को दर्शाता है और जो हमारी तर्जनी होती है वो चुंबकीय क्षेत्र या फ्लक्स की दिशा को दर्शाता है और ये जो होता है वो चालक में प्रवाहित होने वाली धारा की दिशा को दर्शाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सही होगा हमारा? ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होगा बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है डीसी मोटर का क्या नाम है? सिंपल सी बात है, आर्मेचर के समांतर में हमारा फील्ड है तो ये तो क्या होगा? आर्मेचर के समांतर में हमारा फील्ड है तो ये कौन सा मोटर होगा? ये हमारा क्या होगा? शंट मोटर होगा ना। तो यहाँ पे देख लें ऑप्शन ए दिया है डीसी शंट मोटर, बी दिया है डीसी सीरीज मोटर, सी दिया है डीसी डिफरेंशियल ना यौगिक कंपाउंड मोटर, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर, और डी दिया है डीसी संचयी यौगिक मोटर या कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर ना। तो यहाँ पे ये आर्मेचर के समांतर में हमारा क्या है? फील्ड है, तो ये किस प्रकार का मोटर होगा? डीसी शंट मोटर होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? ए सही होगा बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, डीसी मोटर में करंट की दिशा किस नियम से निर्धारित होती है? मैंने बताया था चालक की गति की दिशा और ये क्षेत्र की दिशा और ये धारा की दिशा। मोटर की बात करेगा फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे देख लेंगे ऑप्शन दाहिने हाथ पकड़ का नियम, बी दिया है दाहिने हाथ की हथेली का नियम, सी दिया है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम और डी दिया है क्या? फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा? सी सही होगा। करंट की डायरेक्शन की बात किया है ना। डीसी शंट मोटर आर्मेचर द्वारा ली गई धारा की गणना करने के लिए सूत्र क्या है ना। आर्मेचर करंट पूछ रहा है कि आर्मेचर करंट के लिए कौन सा सूत्र होगा? तो हम जानते हैं ईबी बराबर क्या होता है? वी माइनस आई ए आर ए। तो इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा? आएगा इधर ना, तो हो जाएगा क्या? ई बी प्लस आई ए आर ए अपान इज इक्वल टू क्या होगा? भी होगा, इज इक्वल टू भी होगा ना। ठीक है, तो बच्चों ये फिर क्या करेंगे? इसको आई ए आर ए निकालेंगे ना। आई ए आर ए बराबर क्या होगा? भी माइनस इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, ई बी हो जाएगा। तो आई ए बराबर क्या होगा? भी माइनस ई बी अपान क्या होगा बच्चों? आर ए। आर्मेचर धारा आई ए इज इक्वल टू क्या होगा? भी माइनस ई बी अपान आर ए। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। आई ए बराबर भी अपान आर ए दिया है, आई ए बराबर ई बी अपान आर ए दिया है, आई ए बराबर भी माइनस ई बी अपान आर ए दिया है और डी दिया है क्या? आई ए बराबर भी प्लस ई बी अपान आर ए। ऑप्शन के हम हल क्या किए? आई ए बराबर भी माइनस ई बी अपान आर ए। तो यहाँ पे कौन सा दिख रहा है? ऑप्शन नंबर हमारा क्या दिख रहा है? सी दिख रहा है बच्चों। ठीक है, डीसी मोटर में फ्लक्स की दिशा की पहचान के लिए कौन सा नियम लागू होता है? डीसी मोटर में फ्लक्स की दिशा की पहचान के लिए कौन सा नियम लागू होता है? कार्क स्क्रू नियम, बी दिया है दाहिने हाथ पकड़ नियम, सी दिया है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम और डी दिया है फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। चाहे फ्लक्स की बात करें मोटर के केस में, चाहे करंट की बात करें, चाहे उसके गति की बात करें, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल ही यूज होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर में क्या दिख रहा है? सी दिख रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा बच्चों? सही होगा। डीसी मोटर के
प्रकार को नाम दें। मैंने बताया था बच्चों, एक जनरेटर होता है सेपरेटली न एक्साइटेड, ठीक है, और एक होता है सेल्फ एक्साइटेड। एक सेपरेटली एक्साइटेड होता है, एक सेल्फ एक्साइटेड होता है। जो सेल्फ एक्साइटेड होता है उसमें होता है सीरीज वाउंड न, दूसरा शंट वाउंड न, और तीसरा कंपाउंड वाउंड, ठीक है। इसमें भी होता है शार्ट कंपाउंड वाउंड होता है, और लॉन्ग कंपाउंड बाउंड, ठीक है। तो देख रहे हैं आर्मेचर के एक सीरीज फील्ड है, एक शंट फील्ड है, ठीक है। अगर आर्मेचर और सीरीज फील्ड के समांतर में रहता तो इसको हम बोलते क्या, अगर इन दोनों के समांतर में ये रहता तो इसको हम बोलते क्या, लॉन्ग शंट कंपाउंड बाउंड जनरेटर ना, कंपाउंड बाउंड जनरेटर। लेकिन बच्चों ये बस आर्मेचर के पैरेलल में है तो इसको हम बोलेंगे क्या, शार्ट शंट कंपाउंड बाउंड जनरेटर। ये लॉन्ग शंट कंपाउंड बाउंड जनरेटर नहीं होगा। अगर ये दोनों के पैरेलल में रहता तब कहते हैं लॉन्ग शंट कंपाउंड बाउंड जनरेटर। लेकिन ये क्या है, ओनली वन क्या है, आर्मेचर के पैरेलल में है, इसलिए हम इसको बोलेंगे क्या, शार्ट शंट कंपाउंड बाउंड जनरेटर, ठीक है। तो यहां पे देख लें, ए दिया है शंट मोटर, बी दिया है श्रेणी मोटर, और सी दिया है लंबी शंट कंपाउंड मोटर, और डी दिया है शार्ट शंट कंपाउंड मोटर। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, डी सही होगा, शार्ट शंट कंपाउंड मोटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। करा डीसी मोटर में ईएमएफ की गणना करने के लिए सूत्र क्या होता है। जो डीसी जनरेटर का ईएमएफ का सूत्र होता है वही डीसी मोटर का भी होता है ना। बस यहाँ पे बैक ईएमएफ होता है, वहाँ पे ईएमएफ होता है। तो यहाँ पे ईबी बराबर होता है पी फाई जेड एन अपान क्या होता है 60 ए, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन देख दें, ए बराबर दिया है ए, ऑप्शन दिया है ईबी बराबर जेड एन पी ना अपान फाई 60 ए, तो सीधे गलत है। बी दिया है ईबी बराबर एन पी अपान जेड फाई 60 ए, ये भी गलत है। और सी दिया है ईबी बराबर फाई जेड एन पी अपान 60 ए, और डी दिया है 60 ए अपान फाई जेड एन पी, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उपकरण का नाम पूछ रहा है ना, दिया हुआ उपकरण कौन सा है ना। ए दिया है मेगर, बी दिया है भू प्रतिरोध परीक्षक, ठीक है। सी दिया है आंतरिक ग्राउलर, और डी दिया है बाहरी ग्राउलर, ठीक है। तो ये जो दिया हुआ उपकरण है ये है हमारा क्या, एक्सटर्नल ग्राउलर है, ठीक है। जो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी हमारा सही होगा। दिया उपकरण कौन सा है, एक्सटर्नल ग्राउलर है, ठीक है। बच्चों आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। बाकी की जो भी क्वेश्चन है हम अगले अपने क्लास में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अपनी आप पढ़ाई को मेहनत से करिए ना, ताकि अधिक से अधिक अंक जो है कि प्राप्त किया जा सके, ठीक है।